Good evening to all of you. Today we will learn about punctuation marks. Punctuation marks को हम हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं. विराम का मतलब हमें हिंदी में पता होना चाहिए कि विराम का मतलब होता है ठहरना. क्या होता है? ठहरना या ठहराव, या हम कह सकते हैं रुकना. विराम का मतलब क्या होता है? ठहरना, ठहराव या रुकना. इंग्लिश में पंक्चुएट ये जो वर्ड है पंक्चुएशन, इसका मतलब क्या होता है? रुकना या फिर किसी को रोकना, या हम कह सकते हैं टोकना. ठीक है, रुकना, रोकना या टोकना. तो हिंदी में हम कहेंगे विराम का मतलब ठहरना, और इंग्लिश में भी जो पंक्चुएशन वर्ड है इसका मतलब क्या निकल के आता है? रुकना, रोकना या टोकना. तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं या जो विराम चिन्ह होते हैं, इनका क्या कार्य होता है? कहीं ना कहीं ठहरना, ठहराव करना या रुकने का कार्य होता है. तो किसी भी भाषा में या किसी भी लैंग्वेज में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें जब भी कोई पंक्चुएशन मार्क आता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना होता है. ठीक है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा, जैसे हम बोल रहे हैं, अगर कोई टेक्स्ट है उसको रीड कर रहे हैं या हम लिख भी रहे हैं या साइलेंटली हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते वक्त कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क आ जाए तो वहाँ पे हमें हल्का सा पॉज लेना होता है. और ये जो मार्क्स होते हैं इसकी वजह से हमें लैंग्वेज के जो भाव होते हैं या अर्थ होता है उसका पता चलता है. तो जो पंक्चुएशन मार्क्स या हिंदी में विराम चिन्ह जो होते हैं, उनका जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? वाक्य में, या हम कहें किसी भाषा में ठहराव या फिर भाव या अर्थ स्पष्ट करने के लिए होता है. पंक्चुएशन मार्क्स या विराम चिन्ह का इस्तेमाल वाक्य में ठहराव या वाक्य में जो बात कही गई है उसका भाव या अर्थ स्पष्ट करने के लिए यूज़ होता है. इस पंक्चुएशन मार्क्स जब भी किसी टेक्स्ट में लगा हो और हमें अंडरस्टूड हो कि इसका क्या अर्थ है, तो जब हम उस टेक्स्ट को रीड करते हैं तो हमें अच्छे से उसका भाव या अर्थ समझ आता है और अच्छे से हम उसको फील कर पाते हैं टेक्स्ट को. जैसे कि कुछ हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं. उनको हम अभी वन बाय वन समझते हैं. एक एक पंक्चुएशन मार्क को हम देखेंगे और उसका किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसको हम समझते हैं. जो हमारा फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है वो है पीरियड. पीरियड हो सकता है आपने वर्ड नहीं सुना हो इस पंक्चुएशन मार्क में. इसको हम फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं. जो पीरियड होता है उसको हम फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं, या हम कहें फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं. इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम. हिंदी में हम इसको पूर्ण विराम से जानते हैं. जो इंग्लिश में जो पीरियड या फुल स्टॉप होता है उसको हम एक बिंदु की तरह दर्शाते हैं, और हिंदी में जो पूर्ण विराम का जो सिंबल होता है वो एक डंडे की तरह होता है. ठीक है, इंग्लिश में एक बिंदु की तरह दर्शाते हैं और हिंदी में एक डंडे की तरह. अब इसका जो मीनिंग है फुल स्टॉप, इसी से हमें पता चल रहा है कि पूर्णतः रुकना है. फुल स्टॉप मतलब पूर्णतः रुकना है, और हिंदी में भी हमें समझ आ रहा है पूर्ण विराम मतलब पूरी तरीके से अब विराम ले लेना है, पूरी तरीके से अब रुक जाना है. यानी कि हमें क्या समझ आया इससे कि जब भी हमारा कोई सेंटेंस जब लास्ट होता है, एंड होता है, खत्म होता है, जब सेंटेंस हमारी बात जब खत्म हो जाती है, हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, तब हम वहाँ पे हिंदी में पूर्ण विराम के लिए डंडे की तरह ये सिंबल बनाते हैं और इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है, पीरियड, फुल स्टॉप, पूरी बात हमारा वाक्य सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है तब हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि टुडे आई एम वेरी टायर्ड.
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने फुल स्टॉप यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात खत्म नहीं हो रही, ठीक है। ये अधूरा अर्थ है। हमारा अर्थ पूरा कब होगा, जब हम पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। टुडे आई एम वेरी टायर्ड, आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो वाक्य का अर्थ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे बात जब खत्म हो जा रही है, अर्थ सहित पूर्ण अर्थ निकल के आए, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको फुल स्टॉप अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि फुल स्टॉप और पूर्ण विराम तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हम बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है कॉमा। कॉमा को भी हम बहुत बचपन से ही इस्तेमाल करते आए हैं, हमारे लिए कठिन नहीं है कॉमा का यूज़ करना, मगर कॉमे का यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉमा को हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, तो यहाँ पे अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा। अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे जहाँ पर भी हम कॉमा यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना होता है, ठीक है। या जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, हम स्पीच दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें रुक जाना होता है जहाँ पे भी कॉमा का सेंस आता है। कॉमा का यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है, जैसे इन बिटवीन द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट और सीरीज, मान लीजिए कोई लिस्ट है, कोई सूची है या कोई सीरीज़ है, उसमें बहुत सारे आइटम्स हमें दर्शाने हैं, तो उन सभी आइटम्स को सेपरेट कर कर दर्शाने का काम कॉमा करता है। जैसे कि आई बॉट बनानास, एप्पल्स, I bought bananas, apples, guavas, grapes and strawberries. मैंने खरीदे बनानास, एप्पल्स, गुआवास, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज। तो यानी कि मैंने एक लिस्ट दे दी कि मैंने क्या क्या खरीदा है, ठीक है। तो उसमें उस लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं अलग अलग, उनको सेपरेट करने का काम कर रहा है ये कॉमा। मैं आपको कॉमा का सिंबल बताना भूल गई, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होता है। कॉमा का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मैंने खरीदे केले, सेब, गुआवा, एप्पल, अंगूर, स्ट्रॉबेरीज, ये सब मैंने खरीदा। अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा मिक्स सा हो जाएगा, और जब कोई भी रीड करेगा तो वो उसको एक साथ रीड कर लेगा, ठीक है। आई बॉट, मैंने खरीदे बनानाज, एप्पल्स, गुआवा, इसको समझ नहीं आएगा कि मतलब थोड़ा सा जो लैंग्वेज लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको कॉमा लगा देते हैं, तो कॉमा लगाने से ये चीज़ थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड होती है कि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़, सॉरी मिसअंडरस्टूड नहीं, अंडरस्टूड होती है कि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ये भी एक अलग चीज़ है, और ये भी एक अलग चीज़ है। तो ये अलग अलग चीज़ें हमने खरीदी हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, जो लास्ट का जो आइटम होता है, लास्ट के आइटम से पहले हम एंड का यूज़ करते हैं। एंड का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। जो भी लास्ट की जो आइटम है उससे पहले हम एंड का यूज़ करते हैं, और उस एंड से पहले भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते हैं, एंड लिख करके जो लास्ट का आइटम है वो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कॉमा आता है, ठीक है। और ये जो लास्ट का जो कॉमा होता है, इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं। और भी कहीं जगह पे यूज़ होता होगा ऑक्सफोर्ड कॉमा का, जिसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते होंगे, बट जो लास्ट का जो आइटम होता है उससे पहले, एंड से पहले जो भी आता है, या हम कहीं सेकंड लास्ट जो आइटम होता है, सेकंड लास्ट आइटम जो होगा, लास्ट का जो दूसरा आइटम होगा उसके बाद आने वाला कॉमा ऑक्सफोर्ड कॉमा कहलाता है। तो कॉमा का एक यूज़ हमें पता चला कि जो भी लिस्ट में आइटम्स होते हैं उनको सेपरेटली या उनको अलग अलग दिखाने का जो सिंबल, दिखाने का जो तरीका है, वो कॉमा से हम दिखा सकते हैं।
दूसरा जो यूज़ है वो है यूज्ड फॉर डायरेक्ट एड्रेस। यहाँ पे जो एड्रेस है इसका मतलब पता नहीं है, इसका मतलब क्या है, संबोधन। किसी को हम संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो वो एड्रेस करना है। तो वहाँ पर भी हम जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं जिससे, तो उस व्यक्ति को उस बात से अलग करते हैं हम कॉमा का यूज़ करके। जैसे कि मैंने बोला आराध्या प्लीज़ कम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि आराध्या एक अलग चीज़ है और ये एक सेंटेंस है। आराध्या अलग है और ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो आराध्या वो है जिसको हम बात कह रहे हैं, जिसको हम वाक्य कह रहे हैं, जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं। तो इसको और सेंटेंस को अलग हमने किससे किया, कॉमा से किया। हम जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव भी होगा, क्यों, क्योंकि जब हम बुलाएंगे किसी को तो हम कैसे बुलाएंगे, आराध्या प्लीज़ कम हियर, आराध्या यहाँ पे आओ। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे हल्का सा विराम लेना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम अलग अलग आइटम्स बोल रहे हैं तो एक आइटम बोलने के बाद थोड़ा सा रुक करके फिर दूसरा आइटम हमें बोलना है। बनानास, एप्पल्स, गुआवास, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरीज। और अगर आप बिना विराम लिए बोलोगे तो कैसे बोलोगे, इस तरीके से बोलोगे, आई बॉट बनानास, एप्पल्स, गुआवास, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरीज, मतलब मिक्सअप सा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई बॉट हमने एक साथ बोल दिया ना, आई बॉट, कोई विराम नहीं है आई और बॉट के बीच में, उसी तरीके से हम इनको बोल देंगे। तो वैसे नहीं बोलना है, हमें थोड़ा सा विराम लेते हुए बोलना है, आई बॉट बनानास, एप्पल्स, गुआवास, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, इसी तरीके से आराध्या प्लीज़ कम हेयर, थोड़ा सा विराम लेकर के हमें बोलना है। और कहाँ पे यूज़ होता है कॉमा का, टू सेपरेट कोटेड टेक्स्ट। कोटेड टेक्स्ट होता है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड होता है, या हम कहें कोटेशन मार्क में, वो भी अभी आगे आएगा। इसके अंदर जो टेक्स्ट रहता है उसको हम कोटेड टेक्स्ट कहते हैं। जैसे कि ही सेड you should come on time। उसने कहा, अब यहाँ पे हमें विराम लेना है, उसने कहा कि तुम्हें टाइम पे आना चाहिए, उसने कहा तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग टेक्स्ट है। इन दोनों को सेपरेट करने का काम कॉमा कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है और थोड़ा सा ठहराव की जो भाव है वो दे रहा है। टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनको जोड़ने का, या हम कहें उनको सेपरेट करते हुए दिखाने का कि ये एक अलग है, ये एक अलग बात है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का काम भी कॉमा करता है। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थक चुकी हूँ, यहाँ पे पूरा अर्थ आ रहा है आई एम टायर्ड, बट आई विल फिनिश द वर्क। ठीक है, मगर मैं काम खत्म करूँगा या करूँगी, आई एम टायर्ड। तो ये जो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं उनको जोड़ने का, या हम कहें थोड़ा सा सेपरेट करने का काम कर रहा है कॉमा। आई एम टायर्ड बट आई विल फिनिश माई वर्क। जब हम कोई बड़ी संख्या लिखते हैं तब हमने देखा होगा कि कॉमा लगा रहता है वहाँ पे। जैसे कि मैंने लिखा 4,25,43,509। तो यहाँ पे क्या किया, कॉमा ने जो लार्ज नंबर था उसको छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में
डिवाइड कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, जिससे कि इसको रीड करना क्या हो गया है, आसान हो गया है। तो हमने कॉमे का जो यूज़ देखा वो जनरली क्या देखा कि ये टेक्स्ट में जो मिक्स चीज़ें हो रही होती हैं उनको सेपरेट करके ईजिली पढ़ने का काम, पढ़वाने का काम करता है। यानी कि कॉमा जहाँ पे लगा हो तो वो थोड़ा सा हमें मिक्स चीज़ों से बचाता है और ईजिली पढ़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा कोलोन। कोलोन को हम 2 डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं उपविराम, हिंदी में हम इसे कहते हैं उपविराम। उपविराम का यूज़ कहाँ पे होता है? जब हम जैसे किसी लिस्ट को या सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करने में, जब हम किसी लिस्ट को, जैसे कि मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट स्टफ फॉर एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ क्या क्या होगा वो। अब यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन है उस लिस्ट का, ठीक है। क्या क्या होगा भाई, पेन चाहिए, कॉमा पेंसिल, इरेज़र एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक लिस्ट आगे और भी बढ़ा सकते हैं, उस लिस्ट को इंट्रोड्यूस करें। इंपॉर्टेंट स्टफ्स फॉर एग्ज़ाम हम ये भी कह सकते हैं कि टाइटल करना, ठीक है। किसी सब टाइटल या टेक्स्ट का टाइटल के आगे भी हम इसको यूज़ करते हैं, टाइटल के तरह भी यूज़ करते हैं। टाइटल के आगे हम लगा के, जैसे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके आगे भी हम कोलोन लगा करके फिर आगे हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कोलोन का यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी विवरण या सूची है, कोई लिस्ट है, उसको शुरू करने के लिए, ठीक है, विवरण या सूची शुरू करने के लिए भी हम कोलोन का यूज़ करते हैं। एक है सेमी कोलोन, इसको हम एक डॉट और एक कोमा दोनों एक साथ लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं अर्धविराम, ठीक है। कॉमा को क्या कहा था, अल्प विराम, और कोलोन को हमने कहा था उपविराम, और सेमी कोलोन को हम कहते हैं हिंदी में अर्धविराम। अर्ध का मतलब होता है आधा, और अल्प मीन्स होता है थोड़ा सा। तो कॉमा में हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, और सेमी कोलोन में अल्प से यानी कि कोमा से थोड़ा सा ज़्यादा विराम लेते हैं, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल कॉमा की तरह ही होता है। जब हम बड़ी बड़ी किताबें, नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे तो हमें ऐसे लंबे लंबे टेक्स्ट, लंबे लंबे सेंटेंसेस हमें दिखाई देंगे, जिसमें एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारी क्लॉजेज आती हैं, और उन क्लॉजेस में हमें इस तरीके का सिंबल हमें नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जनरली जो कॉमा होता है, कॉमा क्या करता है, वर्ड्स को सेपरेट करके दिखाता है, और जो सेमीकोलन होता है वो सेंटेंसेस को सेपरेट करके दिखाता है, ठीक है। और जनरली काम इसका वही होता है कि लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनको सेपरेट करने का, उनको सेपरेट करके दिखाने का काम होता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो कॉमा होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा विराम होता है। अल्प मीन्स होता है कम, थोड़ा सा जो विराम होता है वो कॉमा में होता है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा विराम होता है। एक है हाइफन। हाइफन को हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह। इसको एक छोटे से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा डैश होता है, छोटे से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेनली किस में यूज़ होता है, कंपाउंड जो वर्ड्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर के एक वर्ड या नाउन तैयार होता है, उसे कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि हमने बोला स्टेप ब्रदर, मदर इन लॉ। तो यहाँ पर हम ये अलग अलग वर्ड्स को जोड़ करके एक वर्ड बना रहे हैं, तो ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। और ये किससे जुड़ते हैं, ये हाइफन से जुड़ते हैं। उसी तरीके से हिंदी में जैसे हम लिखते हैं माता पिता,
माता पिता हलचल, पल पल, तो ये किससे जुड़े हैं? ये योजक चिन्ह यानी कि हाइफन से जुड़े हैं। फिर एक है डैश। डैश को इंग्लिश में जनरली दो तरह के डैश बताए गए हैं, एक होता है इम डैश, एक होता है इन डैश। जो इम डैश होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है और जो इन डैश होता है वो थोड़ा छोटा होता है, मगर हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है। जो इम डैश होता है वो क्या करता है, जैसे कि हमने कोलोन का यूज़ किया था, जब हम कोई टाइटल लिखते हैं, टाइटल के आगे फिर हम और उसको इलेबोरेट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, इस तरह का साइन बना देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी देते हैं ना हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल, तो हम कोलोन भी लगा देते हैं और हम इस तरीके से भी करके फिर आगे अपना सेंटेंस लिख देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, है ना, या टाइटल के साथ भी, टाइटल के साथ। और जो इन डैश का जो यूज़ होता है वो जैसे कि हम जब रेंज बताते हैं किसी चीज़ की, जैसे मैंने बोला कि 1996 से 2025 तक ये समय, तो इस तरीके से जब हम बताते हैं, या डेट लिखते हैं, हम डेट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये इन डैश से जोड़ते हैं। फिर आता है एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताता है, ये हमें पता ही है कि जब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उसको दिखाने के लिए कि ये क्वेश्चन है, तो इस तरीके का मार्क लगाते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो अगर हम ये नहीं लगाएंगे, अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाव और अर्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब जनरली जब क्वेश्चन वर्ड लगा होता है तो वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव का साइन ही लगाते हैं, लेकिन जब ये जो वर्ड होता है ये कहीं कहीं पे कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होता है, तब हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा मीनिंग भी चेंज हो सकता है, जब हम लंबे सेंटेंसेस के बीच में लिखेंगे इस तरह से और मार्क नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ कुछ का कुछ समझा जा सकता है। फिर एक है एक्सक्लेमेशन साइन, या एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या एक्सक्लेमेटरी साइन, ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है, इससे सेंटेंस में इमोशंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। एक्सप्रेस इमोशंस लाइक एंगर। अब देखो मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ इन साइंस को, एंगर, हेट, लव, ग्रीडीनेस एक्सेट्रा, जो भी होते हैं इमोशंस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये हेटफुल भी हो सकते हैं और लवफुल भी हो सकते हैं। जैसे एक है हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच। देखो जनरली तो जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जैसे कोई सेंटेंस दिया है उसके लास्ट में लगा होता है, वर्ड जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उन जब वो वर्ड्स आते हैं तो उनके साथ में ही लग जाते हैं, जैसे वाओ हो गया ना, वाओ, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाओ व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या ये नहीं भी लगा हो सकता, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस तो लास्ट में ही लगेगा। ठीक है, व्हाट अ डिलीशियस फूड, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। कोटेशन मार्क,
कोटेशन मार्क, इसको इन्वर्टेड कॉमा से भी आप जानते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में अवतरण या फिर उद्धरण, ऐसे ही करके होता है कुछ, उद्धरण साइन कहते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है कोटेशन मार्क को। और ये किस तरीके का होता है, जैसे कि हमने कोई इस तरीके से ऊपर की तरफ बनता है ये 2 कॉमा की जैसे, और फिर बीच में हमने कोई बात कही, फिर इधर जा कर के ख़त्म फिर लगा देते हैं जब वो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको, ये जो साइन है ये कोटेशन मार्क कहते हैं, और ये जो टेक्स्ट होता है बीच में इसको कोटेड टेक्स्ट कहते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो जैसे कि राम एडवाइज्ड मी यू शुड नॉट गो देयर, ठीक है। राम एडवाइज मी यू शुड नॉट गो देयर, तो ये जो टेक्स्ट है ये कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। कोटेशन जो मार्क था उसमें क्या होता है, जो किसी की कही जो बात होती है उसको जैसे कि तैसे बताने के लिए हम कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। फिर एक है अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता है। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ एक कॉमा होता है, जैसे कि राम्स बाईसाइकिल, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है वो किस में होता है, इसका यूज़ जो होता है वो पोजीशन दिखाता है, पोजीशन अधिकार दिखाएगा किसी का, जैसे कि कोई चीज़ है वो इस व्यक्ति की है, जैसे मैंने अभी लिखा था राम बाईसाइकिल। इसके आगे हालांकि एस भी हमें लगाना होता है, लेकिन इसका एक यूज़ यहाँ पे होता है अपोस्ट्रोफी एस लगा करके, जैसे कि राम की कोई चीज़ है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और फिर बाईसाइकिल जो भी उसकी चीज़ होगी वो लगा देंगे, जैसे कि मैंने बोला रीतास हाउस, ठीक है, टीचर्स डायरी। अब मैंने यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एस लगा हुआ है, और जब इस तरीके का कोई प्लूरल वर्ड हो और उसके लास्ट में एस लगा हो, या कोई नाम भी ऐसा हो जो सिंगुलर है, एस नहीं एस लगा हो लेकिन सिंगुलर है लेकिन लास्ट में एस लगा हो, एस का साउंड आ रहा हो, तो भी हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। एस का साउंड आना चाहिए। टीचर्स डायरी, एब्रीविएशन साइन लाघव चिन्ह, ये होता है एब्रीविएशन में, जैसे कि छोटे छोटे कोई लंबा शब्द है उसको हमें संक्षिप्त में करना है, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, है ना, डॉक्टर को शॉर्ट में हमने लिखते हुए देखा होगा ऐसे करके, फिर उसका नाम लिख देते हैं आगे, जैसे डॉक्टर अमित है तो डॉक्टर पूरा अमित ना लिख करके हम केवल DR लगा के इस तरीके से डॉट लगा देते हैं और फिर उसका नाम लिख देते हैं। ऐसे ही प्रोफेसर महिपाल है अगर, तो हम क्या करेंगे, केवल प्रोफ कर देते हैं और फिर डॉट लगा करके महिपाल कर देते हैं, है ना। उसी तरीके से हिंदी में हम लाघव चिन्ह को डॉट ना लगा के थोड़ा सा इस तरीके से डिनोट करते हैं, डॉक्टर अमित, है ना, प्रोफेसर महिपाल। तो जो इंग्लिश में एब्रीविएशन साइन होता है वो डॉट से होता है, और हिंदी में जो लाघव चिन्ह होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक होता है ऑब्लिवियन साइन, जिसको हिंदी में त्रुटि बोधक शायद कहा जाता है, त्रुटि बोधक। इसका जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। ये जनरली जब कोई मिस्टेक हो जाती है हमारी लिखने में या कोई वर्ड रह जाता है तो हम ऐसे इस तरीके का साइन बना के उसके ऊपर लिख देते हैं, जैसे मैंने बोला कि
तो मैं जल्दी जल्दी में लिखना भूल गई कि यहाँ पे वॉन आना था, राम वॉन द मैच। तो मैं क्या करूँगी, छोटा सा साइन बनाऊंगी और इधर ऊपर करके लिख दूँगी। तो इस तरीके से हम करते हैं ना, तो ये ऑब्लिवियन साइन होता है, त्रुटि बोधक। हिंदी में भी सेम यही साइन बनता है। अब एक यहाँ पे देखेंगे हम कोष्ठक या फिर अब ये देखेंगे हमने इस तरीके के ब्रैकेट्स देखे होंगे और हम तीनों को ही ब्रैकेट्स ही कह देते हैं, बट इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है उसे हम पेरेंथेसिस कहते हैं। ये जो कर्वी होता है इसको हम ब्रेसेस कहते हैं और इसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स। लेकिन इन तीनों को ही हम कह सकते हैं ब्रैकेट्स भी, और हिंदी में हम इन तीनों को ही कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम कोष्ठक कहते हैं। हो सकता है और डेप्थ में हिंदी में जाएं तो कुछ और अलग नाम निकल आए, बट जनरली इन तीनों को कोष्ठक कहते हैं और तीनों को ही सभी ब्रैकेट्स भी कह देते हैं। बट इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप स्पेशली कोई इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेरेंथेसिस, इसको ब्रेसेस, इसको ब्रैकेट्स कहते हैं। इन तीनों के अलग अलग थोड़ा सेम यूज़ है, थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे कि तीनों का एक तो सिमिलर यूज़ है मैथ्स में यूज़ होता है तीनों का ही, इसमें भी इसका भी यूज़ होता है और इसका भी मैथ्स में यूज़ होता है। ठीक है, तीनों का ही मैथ्स में यूज़ होता है। इसका जो पैरेंथेसिस है इसका हम यूज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी कर देते हैं, या हम कहें वाक्य के स्पष्टीकरण के लिए भी करते हैं। ठीक है, कोई बात है, कोई शब्द लिखा है, उसको उसकी क्लैरिटी के लिए हम कुछ ये वाला पैरेंथेसिस बना करके उसके अंदर लिख देते हैं कि अगर उससे समझ नहीं आ रहा तो उसमें क्लैरिफाई दिया जाता है। ठीक है, फॉर क्लैरिफाई। ब्रेसेस का यूज़ जनरली मैथ्स में ही देखा है या टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं उनमें देखा होगा। और ब्रैकेट्स का यूज़ हम मैथ्स में टेक्निकल टर्म्स में भी होता है और इसका यूज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। किसी को संबोधित करने के लिए भी होता है, किसी को कोट करने के लिए भी होता है, जैसे कि मैंने बोला कि शी। तो यहाँ पे हम उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि वो कौन है वो। ठीक है, जैसे या तो मैं लिख दूँगी माय मदर, या फिर और भी जो भी कोई वो होगा वो हम लिख देंगे शी, या जैसे द प्रिंसिपल ऑफ विल मीट टुमारो, इस तरीके से। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का यूज़ एडिशनल, हम कोई किसी को कोट कर रहे हैं या किसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है, तो उसके लिए मोस्टली ये वाला जो ब्रैकेट है इसका यूज़ किया जाता है। एक एलिप्सिस और है जिसको इस तरीके से 3 डॉट से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहा जाता है। एलिप्सिस का यूज़ होता है वो जैसे कोई बात है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, या मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन फिर भी वो रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बात इनकम्प्लीट है। तो जब हम कोई बात इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो 3 डॉट लगा करके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं, जैसे कि जैसे मैं किसी को बोल रही हूँ कि तुम्हें पता है एग्जाम्स के लिए पेपर पेन पेंसिल,
ये सब तो चाहिए ही। तो मैंने अपनी बात को इनकम्प्लीट छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस ये जो होता है इसको एलिप्सिस कहा जाता है। और काफ़ी बार हम जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे किसी का मैंने टाइटल लिखा, अब मुझे वो टाइटल आगे याद नहीं आ रहा कि भाई क्या है वहाँ पे, और लास्ट का मुझे पता है कि यहाँ पे जंगल था, ठीक है। तो ये इससे भी क्या है कि यहाँ पे कुछ वर्ड छूटा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओमिशन हो जाता है, वर्ड्स का ओमिशन हो जाता है। द पिकॉक, अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि लास्ट में जंगल था, ये उस बुक का टाइटल था। तो इस तरीके से मैंने किसी को बताया। एक होता है फॉलोइंग साइन, इसको हिंदी में विवरण या आदेश चिन्ह भी कह सकते हैं। इस तरीके का होता है ये। जब कोई हेडिंग दी जाती है ना, क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन है, हेडिंग है क्वेश्चन की, तो इस तरीके से कर देते हैं। तो ये क्या फॉलोइंग साइन है कि अब इसके नीचे जो है उनको आप कंप्लीट करो, या आदेश या विवरण आगे दे सकते हैं इस तरीके का साइन लगा के, ठीक है। तो आई होप आपको पंक्चुएशन मार्क्स समझ आए होंगे। पंक्चुएशन मार्क्स जो भी मैंने बताए हैं उनका और भी डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, बट जो जनरल जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने आपको क्लैरिफाई किया है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा।